हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी दीप्ति। और आज मैं आपको क्लास 12 की केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट या यूनिट फर्स्ट सॉलिड स्टेट समझाऊंगी। सॉलिड स्टेट की शुरुआत एनसीईआरटी में बहुत ही बेसिक तरीके से की गई है। इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई हैं मैटर की 3 स्टेट जो हैं उसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक या कुछ उसके गुण दिए गए हैं। उसके बाद उसमें समझाया गया है कि सॉलिड कितने टाइप्स का हो सकता है, क्रिस्टलाइन और सॉलिड। ये जो चैप्टर है सॉलिड स्टेट, इसमें हम क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ बाइंडिंग फोर्स। डेफिनेशन होगी इसमें क्रिस्टल लैटिस की और यूनिट सेल की। यूनिट सेल कितने टाइप्स का हो सकता है, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर किस तरह से बनता है, क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर जो बनता है उसमें टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल जब स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं कोई भी क्रिस्टल लैटिस, तो उसमें वॉइड्स और होल्स बनते हैं, उसके बारे में बताया गया है। पैकिंग एफिशिएंसी, कितनी एफिशिएंसी होती है किसी भी क्रिस्टल को पैक होने की। उसके बाद उसमें कुछ कैलकुलेटिव पोर्शन आता है, और अगर हम किसी सॉलिड में कुछ और मिला दें तो उसमें इम्परफेक्शन कैसे आ जाता है। ये कुछ आपकी स्क्रीन पर जो 11 टॉपिक आ रहे हैं, ये 11 टॉपिक हम इस चैप्टर में समझेंगे। वीडियो 2 से 3 पार्ट में आएगी। पहले पार्ट में हम मेन फोकस रहेगा सिर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड पर, उसके क्लासिफिकेशन पर, डेफिनेशन ऑफ क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल को समझेंगे। उसके बाद हम यूनिट सेल के कुछ टाइप्स को देखेंगे। तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला हमारा जो स्लाइड है उसमें हमें पढ़ना है क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में। क्रिस्टलाइन सॉलिड होता क्या है? तो क्रिस्टलाइन सॉलिड से मतलब है हमारा यहाँ पर, दीज आर द सॉलिड इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स हैव अ रेगुलर ऑर्डरली अरेंजमेंट थ्रू आउट एंड इट गेट रिपीटेड अगेन एंड अगेन रिजल्टिंग इन अ डेफिनेट पैटर्न। क्या मतलब है इस डेफिनेशन का? इस डेफिनेशन में समझाया गया है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, मतलब जिन पार्टिकल से मिलकर ये बना होता है, वो कौन कौन से होते हैं? या तो वो एटम्स होंगे, या वो आयंस होंगे, या तो वो मॉलिक्यूल्स होंगे। और ये तीनों में से कोई भी जब मिलेंगे तो एक रेगुलर अरेंजमेंट में मिलेंगे, और बार बार ये रेगुलर अरेंजमेंट रिपीट होता रहेगा, जिससे ये एक डेफिनेट सॉलिड स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं इसमें NaCl, CuSO4, NaCl, सोडियम क्लोराइड, CuSO4, कॉपर सल्फेट, डायमंड हो सकता है आपका, शुगर का स्ट्रक्चर, और बहुत से ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो क्रिस्टलाइन सॉलिड के फॉर्म में देखे जा सकते हैं। अब ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है इसको मेजरली 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है इसमें आयनिक सॉलिड, दूसरा है कोवेलेंट सॉलिड, तीसरा है मॉलिक्यूलर सॉलिड, और चौथा है मेटालिक सॉलिड। तो वन बाय वन हम चारों टाइप्स के सॉलिड को समझते हैं। पहला आता है हमारा ये आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड में क्या होगा? दीज सॉलिड आर मेड अप ऑफ अपोजिटली चार्ज्ड आयंस, कैटाइंस और एनाइंस। जो आयनिक सॉलिड होगा वो 2 चार्जेस से मिलकर बना होगा, और वो 2 चार्जेस आप सभी को पता है क्या होते हैं। एक होता है कैटाइन और दूसरा होता है एनाइन, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। These cations and anions are closely packed together in space. स्पेस में ये कैटाइंस और एनाइंस क्लोजली पैक्ड रहते हैं, आपस में जुड़े रहते हैं। अगर हम इसका 3D रिप्रेजेंटेशन देखें तो ये आप डायग्राम में देख सकते हैं। NaCl सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर है, ये लैटिस स्ट्रक्चर बोलते हैं आयनिक सॉलिड का। इसमें Na जो सोडियम है वो पॉजिटिवली चार्ज है, दिस, और क्लोराइड आयन जो नेगेटिवली चार्ज है वो आप देख सकते हैं इस स्ट्रक्चर में। ठीक, नेक्स्ट हमारा इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या हो सकते हैं आयनिक सॉलिड के। दे हैव क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर इन विच कैटाइंस एंड एनाइंस हैव स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब जब कैटाइंस और एनाइंस तो ऑपोजिटली चार्ज आयंस हैं, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है वो आप सभी को पता है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मिलेगा।
और क्योंकि ये सॉलिड हैं तो इनका वेरी हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सॉलिड है तो इसमें जो कंडक्टिविटी होगी इलेक्ट्रिसिटी की हो चाहे हीट की हो वो सॉलिड स्टेट में नेग्लिजिबल होगी। क्यों होगी? स्पेशली इन आयनिक सॉलिड, क्योंकि इसमें आयंस का मूवमेंट बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है। दे शो कंडक्शन ओनली इन मॉल्टन और इन एक्वस स्टेट। अगर इसमें किसी भी तरह का हमें कंडक्शन देखना है तो इस तरह के सॉलिड को हमें मॉल्टन स्टेट में लाना होगा या इसकी एक्वस स्टेट में लाना होगा। वो कैसे लाया जा सकता है? दे डिज़ोल्व इन वाटर एंड पार्टिसिपेट इन आयनिक रिएक्शन। जब हम इसे पानी में घोलेंगे या किसी भी सॉल्वेंट में अगर हम इसे घोलेंगे तो ये हमें आयनिक रिएक्शन शो करेगा। यहाँ तक क्लियर? नेक्स्ट हमारा है कोवेलेंट सॉलिड। तो कोवेलेंट सॉलिड क्या है? कोवेलेंट सॉलिड इज अ केमिकल कंपाउंड इन विच एटम्स आर बाउंडेड बाय कोवेलेंट बॉन्ड इन अ कॉन्टिन्यूअस नेटवर्क एक्सटेंडिंग थ्रू आउट द मटेरियल। कोवेलेंट सॉलिड है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, कोवेलेंट मतलब ये जो सॉलिड होंगे इसमें किस टाइप का बॉन्ड मिलेगा? हमें कोवेलेंट बॉन्ड मिलेगा। कोवेलेंट बॉन्ड एग्जाम्पल्स इसमें डायमंड में कोवेलेंट बॉन्ड मिलता है, और ये ग्रेफाइट का जो ये लेयर स्ट्रक्चर है, 11th में आपने ग्रेफाइट और डायमंड का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा। और इसी तरह का ये जो सॉलिड है ये किस टाइप के सॉलिड है? हमारे कोवेलेंट सॉलिड, क्योंकि इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं इनके बीच में जो बॉन्ड मिल रहा है ये है कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक, अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं इसके? दे जनरली एग्जिस्ट एज जाइंट मॉलिक्यूल्स इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल लिंक्ड बाय कोवेलेंट बॉन्ड। ये बहुत जाइंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं कोवेलेंट सॉलिड के, जो आपस में किस तरह के बॉन्ड से जुड़े रहते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड, जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया था। दे आर हार्ड एज वेल एज ब्रिटल सिंस देयर नेटवर्क ब्रेक व्हेन सम स्ट्रेस इज अप्लाइड। कोवेलेंट सॉलिड है, ये हार्ड भी हो सकते हैं और ब्रिटल भी। सबसे हार्डेस्ट कोवेलेंट सॉलिड हमारी अर्थ पे जो एग्जिस्ट करता है दैट इज़ डायमंड, और ब्रिटल भी हो सकते हैं जैसे कि ग्रेफाइट। जो आपकी पेंसिल की निप होती है वो उसमें ग्रेफाइट की निप होती है वो, क्योंकि उसमें लेयर स्ट्रक्चर मिलता है। अगर हम उसमें स्ट्रेस लगा के हम उससे कुछ लिखना शुरू करते हैं तो उसकी लेयर्स घटने लगती हैं, तभी आप उसको बार बार शार्प करते हैं। सॉलिड है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही हाई होगा। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, लेकिन इसमें एक्सेप्शन है हमारा ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि ग्रेफाइट के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस वजह से ये एक्सेप्शन शो करता है कोवेलेंट सॉलिड में, और ये इलेक्ट्रिसिटी का एक अच्छा चालक है या गुड कंडक्टर है। नेक्स्ट है हमारा मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होता है? इन मॉलिक्यूलर सॉलिड द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स। नाम से ही पता चल रहा है मॉलिक्यूलर सॉलिड, जिनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं हमारे वो मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये नेचर के अकॉर्डिंग या मॉलिक्यूलर सॉलिड जो है उसको भी हम सब पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, नॉन पोलर, पोलर सॉलिड और हाइड्रोजन बॉन्ड सॉलिड। नॉन पोलर कौन से होंगे? जिसमें किसी भी तरह का पोल फॉर्म नहीं होगा, जैसे H2, O2 और N2। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये जो एग्जाम्पल्स हैं हमारे मॉलिक्यूलर सॉलिड के, एक ही टाइप के मॉलिक्यूल से बने हैं। इसको डिटेल में थोड़ा समझते हैं। जैसे हमारा H2 है, ये किससे मिलकर बना है? हमारा H प्लस H गिव्स H2। एक ही टाइप के मॉलिक्यूल से मिलकर बना है H प्लस H। हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स H2। एक ही टाइप के मॉलिक्यूल है। इसी तरह O प्लस O गिव्स O2। इसी तरह N प्लस N गिव्स N2। इन तीनों ही टाइप्स में जो मॉलिक्यूलर सॉलिड है ये सेम तरह के मॉलिक्यूल से मिलकर बने हैं और ये नॉन पोलर हैं।
इनका स्ट्रक्चर जब हम देखेंगे तो इसमें किसी भी टाइप का पोल फॉर्म नहीं होता है। जैसे H के पास एक इलेक्ट्रॉन इस H के पास, इन दोनों ने आपस में बॉन्ड फॉर्म किया और बनाया H2। पोल्स नहीं है, सिंपल शेयरिंग के थ्रू नॉन पोलर सॉलिड फॉर्म हुआ है। नेक्स्ट है हमारा पोलर सॉलिड, इसमें HCl, NH3, SO2 ये एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। अब HCl को देखिए, H प्लस Cl माइनस, H प्लस और Cl माइनस मिलकर फॉर्म करते हैं HCl। पोल है, इसके पास एक पॉजिटिव पोल है, इसके पास एक नेगेटिव पोल है, एक कैटाइन है और एक एनाइन है, ये दोनों मिलकर बना रहे हैं हमारा HCl। नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड, ऐसे मॉलिक्यूलर सॉलिड जिनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड मिले, HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, H2O ये भी हो सकता है, H2O के मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड मिलता है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड आपको पता ही है कितने टाइप के होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर, ये आप पढ़ चुके हैं। नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं हाइड्रोजन बॉन्ड के दोनों टाइप्स इंटर और इंट्रा दोनों ही समझा दूंगी। नेक्स्ट है हमारा इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक, मॉलिक्यूलर सॉलिड हो गया। नेक्स्ट मेटालिक सॉलिड, सबसे आसान मेटालिक सॉलिड जो मेटल से मिलकर बना हो, ऐसा सॉलिड जिसमें मेटल हो, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जिसका मेटल हो और मेटल भी सेम टाइप, मतलब सेम ही एलिमेंट्स हों उसमें भी। जैसे हमारा कॉपर मेटल जो है हमारा, वो कॉपर मेटल इज़ मेड अप ऑफ कॉपर एलिमेंट, ये सारे कॉपर के एलिमेंट्स हैं। अब इन एलिमेंट्स से मिलकर ये कॉपर मेटल बना है, इस तरह का मेटालिक सॉलिड कहलाएगा हमारा। ठीक, ओके। अब देखते हैं कुछ मेटालिक सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक। पहली है मेटालिक सॉलिड आर कंडक्टिंग इन अ सॉलिड स्टेट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। जो मेटल्स होते हैं हमें जनरली पता है, मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी के और हीट के दोनों के ही बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्यों मेटालिक सॉलिड या मेटल्स अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के और हीट के? क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन होता है इनके शेल में, इसीलिए ये अच्छे कंडक्टर होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही बहुत हाई होता है। शाइनिंग लस्चर होते हैं, शाइन करते हैं। मेलिएबल होते हैं और डक्टाइल होते हैं। आपको पता ही होगा मेलिएबल और डक्टाइल दोनों ही। तन्यता का गुण, और मतलब इस मेटल्स का ये गुण होता है कि उसको पीट कर उसकी पतली से पतली चादर बनाई जा सकती है और उसको बेल कर पतली से पतली उसकी तार बनाई जा सकती है। दे आर नॉट ब्रिटल लाइक आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड की तरह ये ब्रिटल या भंगुर नहीं होते हैं। दे हैव हाईली टेंसिल स्ट्रेंथ। ये कुछ जो बेसिक हमारे सॉलिड हैं उन्हीं की प्रॉपर्टी शो करते हैं हमारे मेटालिक सॉलिड्स। नेक्स्ट, ये मैंने NCERT से लिया हुआ है, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉलिड। और जैसे पहला है हमारा इसमें, एक सेकेंड, ये मैंने NCERT से लिया हुआ है। इसमें टाइप्स ऑफ सॉलिड दे रखे हैं जो अभी हमने समझे हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड हमने देखा पोलर, नॉन पोलर और हाइड्रोजन बॉन्ड। मॉलिक्यूलर सॉलिड है तो इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा हमारा, वो क्या होगा, हमारा मॉलिक्यूल होगा। अब इसमें बॉन्डिंग या अट्रैक्टिव फोर्स कैसे होते हैं? मॉलिक्यूलर सॉलिड है, पोलर, नॉन पोलर और हाइड्रोजन बॉन्ड मिल रहा है। तो जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे, नॉन पोलर सॉलिड जो होंगे हमारे मॉलिक्यूलर सॉलिड, उसमें डिस्पर्जन और लंडन फोर्सेस मिलेंगे। एग्जाम्पल्स में आप ArCCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड। सॉफ्ट होते हैं ये, इंसुलेटर की तरह काम करते हैं और इनका मेल्टिंग पॉइंट वेरी लो। पोलर सॉलिड क्या होंगे? ये भी मॉलिक्यूलर सॉलिड का ही एक टाइप है। इसमें जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स जो होंगे वो डाइपोल इंट्रैक्शन से दो पोल्स बनेंगे, एक पॉजिटिव पोल और एक नेगेटिव पोल। HCl और SO2 का एग्जांपल दिया था। हाइड्रोजन बॉन्ड पर आते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डेड जो मॉलिक्यूलर सॉलिड होंगे उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड मिलेगा। दो टाइप के होते हैं, एक होता है
और होता है एक दूसरा इंट्रा। आयनिक सॉलिड पर आते हैं, इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होगा वो आयंस होंगे और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो मिलेगा वो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से, जो अट्रैक्शन फोर्स की वजह से ये बाइंड रहते हैं एक दूसरे से, NaCl Na पे प्लस और Cl पे माइनस चार्ज। नेक्स्ट है हमारा मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड में क्या मेटल्स हैं, पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव आइंस इन अ सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से पॉजिटिव आइंस जो इसमें मेटालिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं, Fe, Cu, Ag, Mg। Fe होगा आयरन, Cu कॉपर, Ag सिल्वर और Mg मैग्नीशियम। हार्ड बट मेलिएबल एंड डक्टाइल, जो कि सभी सॉलिड्स जो होते हैं उसका एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है, मेलिएबल और डक्टाइल होते हैं। लास्ट है हमारा कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। कोवेलेंट बॉन्ड मिलेगा, एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होगा, उस वजह से ये आपस में पैक्ड रहते हैं। एक बार आप इसे रीड करिएगा, कुछ ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं क्रिस्टल लैटिस। यहाँ से हमारा मेन सॉलिड स्टेट का चैप्टर शुरू होता है। क्रिस्टल लैटिस है क्या? क्रिस्टल लैटिस डेफिनेशन पढ़ते हैं पहले। द 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन अ क्रिस्टल इज रिपीटेड डायग्रामेटिकली इन विच पार्टिकल इज deposited as a point. The arrangement is called crystal lattice. क्या मतलब है इसमें? 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हमने समझे मेटालिक सॉलिड में, आयनिक सॉलिड में, कोवेलेंट सॉलिड में और हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड में, जब इनमें से कोई भी एक टाइप का सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, ये जब इनका 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट हम देखेंगे, डायग्रामेटिकली अगर हम समझेंगे इसके 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट को, तो इसमें कुछ पॉइंट मिलते हैं, कुछ रिलेटेड पॉइंट मिलेंगे। समझिए, जैसे हमारा ये NaCl का स्ट्रक्चर था, एक बार इसे डायग्राम से समझते हैं। ये कुछ इस तरह का हमारा ये लैटिस, दूसरा कलर मैं यूज़ करने की कोशिश करती हूँ। यहाँ कॉर्नर्स पे अरेंजमेंट था और यहाँ छोटा छोटा बीच में अरेंजमेंट था। जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, दीज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स Na और Cl, जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को हम डायग्रामेटिकली लाइन अप करते हैं तो हमें कुछ एक स्ट्रक्चर मिलता है। ये स्ट्रक्चर कहलाता है हमारा क्रिस्टल लैटिस। द 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या रहेंगे? Na और Cl, Na प्लस Cl माइनस। constituent particles in a crystal is represented diagrammatically in which particles is deposited का मतलब होता है related as a point। जब हम को आपस में relate करेंगे इन constituent particles को, जब इन constituent particles को आपस में relate करेंगे, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट करेंगे, तो ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा ये कहलाता है हमारा क्रिस्टल लैटिस। कैरेक्टर्स क्या हैं क्रिस्टल लैटिस के? ईच पॉइंट इन अ लैटिस इज कॉल्ड अ लैटिस पॉइंट। मतलब ये हमारा सपोज करो एक क्रिस्टल लैटिस है, ये जो पॉइंट हैं जिनको हमने अरेंज किया है, जिनको हमने डायग्रामेटिकली जोड़ा है, ये क्या कहलाते हैं? हमारे लैटिस पॉइंट। दीज आर द लैटिस पॉइंट। ईच पॉइंट रिप्रेजेंट वन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। हर एक लैटिस पॉइंट एक एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को रिप्रेजेंट करता है, Na और Cl माइनस, विच कैन बी एन एटम, मॉलिक्यूल और आयन। अब जिस भी तरह का वो सॉलिड होगा उसी तरह का वो लैटिस पॉइंट शो करेगा। एटम होगा तो एटम का, मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूल का, और अगर कोई आयन है तो उस आयन का। लैटिस पॉइंट आर जॉइंट बाय स्ट्रेट लाइन टू ब्रिंग आउट अ ज्योमेट्री ऑफ अ लैटिस। हम इन्हें सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन से ही
जोड़ सकते हैं। स्ट्रेट लाइन, ऐसा नहीं है कि हमने जिगजैग जोड़ दिया या कोई भी उल्टा सीधा कुछ भी बना दिया, नहीं, हमें इन जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं इन्हें स्ट्रेट लाइन से ही जोड़ना है ताकि हमें एक उन्हीं स्पेसिफिक ज्योमेट्री मिल सके। ज्योमेट्री को भी अभी हम आगे समझेंगे आगे के वीडियोस में। नेक्स्ट ये रहा, ये है क्रिस्टल लैटिस। यहाँ जो आप ये रेड डॉट दिख रहे हैं, ये है हमारे लैटिस पॉइंट। हर एक लैटिस पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से ही जोड़ा गया है, कहीं भी जिगजैग या किसी भी तरह का कोई और लाइन नहीं है, स्ट्रेट लाइन से ही जोड़ा गया है। ये सभी हमारे लैटिस पॉइंट हैं। ये पूरा जो अरेंजमेंट है ये है क्रिस्टल लैटिस। अब इसी के क्रिस्टल लैटिस के अंदर ही आता है हमारा यूनिट सेल। बहुत सारे यूनिट सेल मिलकर बनाते हैं हमारा लैटिस पॉइंट। क्या समझ में आया? ये है हमारा क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस का ये जो रेड पॉइंट आप देख रहे हैं, ये है लैटिस पॉइंट। हर एक लैटिस पॉइंट या तो मॉलिक्यूलर होगा या एटम से मिलकर बना होगा या आयन से मिलकर बना होगा। और बहुत सारे यूनिट सेल मिलकर हमारे पास क्या देंगे? लैटिस पॉइंट। ये जो शेडेड ब्लू पोर्शन है ये एक हमारा यूनिट सेल है। बहुत सारे यूनिट सेल मिलकर यहाँ क्रिस्टल लैटिस को फॉर्म कर रही हैं। यूनिट सेल देखिए, यहाँ एक और मैंने डायग्राम के थ्रू यहाँ शो करने की कोशिश की है। यूनिट सेल क्या है? यूनिट सेल इज़ अ स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लैटिस, या हम इसको बोल सकते हैं दिस इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ क्रिस्टल लैटिस। सबसे स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है, स्मॉलेस्ट पोर्शन है ये, और इसको हम बिल्डिंग ब्लॉक भी बोल सकते हैं। ये हमारा एक यूनिट सेल, ये जो ब्लैक डॉट है इसके चारों, ये है इसके लैटिस पॉइंट। बहुत सारे यूनिट सेल मिलकर इस तरह का एक क्रिस्टल लैटिस फॉर्म करते हैं। द एजेस A, B and C रिप्रेजेंट द डायमेंशन ऑफ द यूनिट सेल इन द स्पेस अलोंग द 3 एक्सिस। हमें पता है 3 एक्सिस होती है, एक होती है हमारी x, एक होती है y और एक होती है हमारी z एक्सिस। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस। द एजेस A, B and C, इसको हम A मान लें, इसको हम B मान लें और इसको अगर हम C मान लें। द एजेस A, B and C रिप्रेजेंट द डायमेंशन ऑफ द यूनिट सेल इन द स्पेस अलोंग द 3 एक्सिस। ये x एक्सिस के अलोंग है हमारा A, y एक्सिस के अलोंग है हमारा B और z एक्सिस के अलोंग है हमारा C। दीज एजेस मे और मे नॉट बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ज़रूरी नहीं है ये कि तीनों परपेंडिकुलर ही हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। द 3 एंगल्स बिटवीन द एजेस कौन कौन से हो सकते हैं? ये यहाँ लिखा नहीं है मैंने, अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। दोबारा समझिए, यूनिट सेल क्या है? क्रिस्टल लैटिस का सबसे स्मॉलेस्ट पोर्शन या बिल्डिंग ब्लॉक है। इसके 3 एजेस हो सकते हैं A, B एंड C। कहाँ कहाँ मिल सकते हैं A, B एंड C? हमें पता है 3 एक्सिस होती हैं, एक होती है x एक्सिस, एक होती है y और एक होती है हमारी z एक्सिस। हमने सपोज किया x एक्सिस के अलोंग A है H, y एक्सिस के अलोंग B है और z एक्सिस के अलोंग C है। अब इनके बीच में जो एंगल फॉर्म होगा वो अल्फ़ा, यहाँ बीटा और यहाँ गामा। ठीक, अब आया समझ में यूनिट सेल? चलिए, यहाँ मैंने डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश की है यूनिट सेल और क्रिस्टल लैटिस को। Orderly 3-dimensional arrangement of atoms in a space is called crystal lattice. Orderly arrangement हो, एक definite order में जब arrangement हो atoms का
कहाँ पर, स्पेस में, इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस. इट इज़ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन कौन से हो सकते हैं इसमें, मॉलिक्यूल, एटम, आयन या हाइड्रोजन बॉन्डेड, सच एज आयन, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सॉलिड. डायग्रामेटिक अरेंजमेंट जब होगा इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का स्पेस में डायग्रामेटिकली, वो होगा हमारा क्रिस्टल लैटिस. अब यूनिट सेल क्या है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड यूनिट सेल. सबसे छोटा स्मॉलेस्ट यूनिट जो हम क्रिस्टल लैटिस की कहेंगे उसको कहेंगे हम यूनिट सेल. रिपीटेड यूनिट सेल फॉर्म क्रिस्टल लैटिस. बहुत सारे यूनिट सेल मिलकर क्या बनाएंगी, हमारा क्रिस्टल लैटिस. यहाँ थोड़ा सा डायग्राम छोटा है पर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर कैसे अल्फ़ा, बीटा और गामा ए, बी और सी एक्सिस पर नज़र आ रहा है. ये हमारी 3 एक्सिस, ये एक्स, दिस इज़ वाई एंड दिस इज़ जेड एक्सिस. यहाँ जो ए, बी और सी अल्फ़ा, बीटा और गामा. ठीक, 3 एक्सिस के अलोंग 3 एजेस और उन तीनों एजेस पर 3 एंगल अल्फ़ा, बीटा एंड गामा. नेक्स्ट, अब ये जो यूनिट सेल हमने पढ़ी, जो स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक है, स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी भी क्रिस्टल लैटिस की, ये कितने टाइप की पॉसिबल है. ये 2 टाइप की होती है मेनली. फर्स्ट वन इज़ प्रिमिटिव एंड सेकेंड वन इज़ नॉन प्रिमिटिव. प्रिमिटिव सेल और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होते हैं ये. प्रिमिटिव सेल समझते हैं पहले. प्रिमिटिव सेल या प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या है. इन प्रिमिटिव यूनिट सेल पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स. जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं किसी भी यूनिट सेल के या किसी भी लैटिस के या किसी भी क्रिस्टल के, वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट रहेंगे कहाँ, एट द कॉर्नर. देखिए जैसे ये ऑरेंज कलर के डॉट्स हैं, ये इस क्रिस्टल या इस यूनिट सेल के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं और इस यूनिट सेल में हमें नज़र आ रहा है कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स सिर्फ और सिर्फ, या ये जो लैटिस पॉइंट है ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ प्रेजेंट हैं, कॉर्नर्स पर. उस यूनिट सेल के कॉर्नर्स पर ये प्रेजेंट हैं. ये सबसे प्रिमिटिव टाइप का है. नेक्स्ट हम आते हैं इसके नॉन प्रिमिटिव सेल पे. नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल. नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल हमने डिवाइड किया है 3 टाइप्स में. फर्स्ट वन इज़ फेस सेंटर्ड, सेकेंड वन इज़ बॉडी सेंटर्ड एंड लास्ट वन इज़ एंड सेंटर्ड यूनिट सेल. नॉन प्रिमिटिव कितने टाइप के हुए, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड. वन बाय वन इन्हें समझते हैं. फेस सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है. इन फेस सेंटर्ड यूनिट सेल पार्टिकल्स आर लोकेटेड एट द कॉर्नर्स. दीज आर द कॉर्नर्स ऑफ दिस यूनिट सेल. यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, एंड ऑल्सो, समझिए यहाँ पर, एंड ऑल्सो एट द सेंटर ऑफ द ईच फेस. हर एक फेस के सेंटर पर भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अगर प्रेजेंट हैं तो वो यूनिट सेल कहलाएगा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल. ये हमारा एक यूनिट सेल. कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स एज वेल एज सेंटर ऑफ ईच फेस. हर एक फेस के सेंटर पर. एक बार मैं आपको दिखाती हूँ. ये ऊपर अपर फेस है इसका, इसके चारों कॉर्नर्स पर प्रेजेंट है और इसके सेंटर पर भी प्रेजेंट है. इसी तरह इस पोर्शन को अगर हम देखें, चारों कोनों पर और बीच में भी. इसी तरह आप कितने फेज़ होंगे काउंट करिए, 1 2 3 4
दोनों साइड के, एक अपर एक लोअर, और फर्स्ट आपके फेस की तरफ एंड दूसरा उसमें बैक की तरफ। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, 6 फेजेस पर, और कॉर्नर्स कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, 6 फेस एंड 8 कॉर्नर्स। याद रखिएगा आगे चलकर ये जो इसमें कैलकुलेटिव पोर्शन है या इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स जो आते हैं वहाँ ये चीज़ यूज़ होगी। 6 फेस सेंटर्ड में और 8 कॉर्नर्स, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट रहेंगे। नेक्स्ट बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड में क्या होगा? इन बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल particles are located at the corner, particles are located at the corner, these are the corner, and also at the center within the body, center within the body, language समझिए यहाँ पर, and also at the center within the body, किसी भी बॉडी के सेंटर में, within the body, not outside of the body, उस यूनिट सेल के, उस यूनिट सेल के विद इन द बॉडी, बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहेगा कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। ठीक, नेक्स्ट है एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड पर क्या है? इन द एंड सेंटर्ड यूनिट सेल पार्टिकल्स आर लोकेटेड एट द कॉर्नर, दीज आर द कॉर्नर्स, एंड ऑल्सो एट द सेंटर्स ऑफ टू ऑपोजिट फेसेस। जो एंड सेंटर रहेगा उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉर्नर्स पर तो प्रेजेंट रहेंगे ही, इसके साथ साथ कोई भी तो ऑपोजिट फेसेस पर, या तो वो अपर और लोअर हो सकती हैं, या वो लेफ़्ट और राइट हो, या वो फ्रंट और बैक हो, किन्हीं भी दो ऑपोजिट फेस, बस फेसेस जो होंगे वो ऑपोजिट होने चाहिए, वहाँ पर यूनिट सेल, उस यूनिट सेल में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट रहेगा। जैसा कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो कॉर्नर्स के साथ साथ अपर और लोअर फेस पर प्रेजेंट हैं। दिस इज़ द अपर फेस, दिस इज़ द लोअर फेस। अपर और लोअर में तो प्रेजेंट है, अगर यहाँ प्रेजेंट नहीं होते तो कहाँ होते? लेफ़्ट और राइट पर, या फ्रंट और बैक साइड में। ठीक, कोई भी दो ऑपोजिट फेस होने चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि वो फेस अपर और लोअर हो, या लेफ़्ट और राइट हो, या फ्रंट और बैक हो, कोई भी दो ऑपोजिट फेस होने चाहिए, बस कंडीशन क्या है? ऑपोजिट फेसेस। ठीक, नेक्स्ट ये हमारा 7 क्रिस्टल सिस्टम। 7 क्रिस्टल सिस्टम क्या है? देयर आर 7 यूनिक अरेंजमेंट known as 7 crystal system which fill the 3-dimensional space। 7 crystal system क्या है? जो हमारी 3 डायमेंशंस हैं, एक सेकेंड, जो हमारी ये 3 डायमेंशंस हैं x, y और z, इन 3 डायमेंशंस के अलोंग कोई भी जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है जब वो अरेंज होना शुरू होता है, और जब हम उसको एक ज्योमेट्रिकल शेप देने की कोशिश करते हैं, तो ये कुछ 7 टाइप्स की ज्योमेट्रिकल शेप पॉसिबल हैं। कौन कौन सी हैं ज़रा हम एक बार इनको रीड करते हैं। सबसे पहली है सिंपल क्यूबिक, जो एक सिंपल हमारा क्यूब फॉर्म होता है, फर्स्ट। दूसरी है टेट्रागोनल, नेक्स्ट है ऑर्थोरोम्बिक, नेक्स्ट हेक्सागोनल, नेक्स्ट रोम्बोहेड्रल, नेक्स्ट मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक। ये सभी 7 जो सिस्टम है पॉसिबल हैं जब हम किस 3 डायमेंशन में, 3D सिस्टम में, जब 3D स्पेस में, जब हम जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनको अरेंज करते हैं और एक ज्योमेट्री बनाने की कोशिश करते हैं। जब हम कोई भी ज्योमेट्री बनाने की कोशिश करते हैं तो ये 7 टाइप्स की ज्योमेट्री हमारी पॉसिबल होती है। हर एक जो सिस्टम है क्रिस्टल सिस्टम, इसको हम अपनी आगे वाली वीडियोस में समझेंगे विद डिटेल। यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल्स भी इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं बोर्ड के एग्ज़ाम्स में भी, चाहे किसी भी बोर्ड में हो, ICSE हो, UP बोर्ड हो या CBSE बोर्ड हो, किन्हीं भी बोर्ड्स में आप अपीयर होने वाले हो इन द अपकमिंग ईयर्स, ये सभी आपको पूछे जाएंगे। आने वाली वीडियोज़ में हम इसको करेंगे।
सो दिस इज़ द एंड ऑफ माई वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस. कोई भी तरह की क्वेरी हो, कोई भी सजेशन हो, कुछ भी हो, यू कैन comment in the comment section. Thank you.